हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग काफ़ी बढ़िया हैं और हमारी सी प्लस प्लस की इस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के सीरीज को काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। सो आई एम संकेत सिंह एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने डीएसए की इस सीरीज में एक और लेक्चर ऐड करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के ऊपर ऑन रिकर्जन। सो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी रिकर्जन पे डिस्कशन कंटिन्यू रखी हुई है, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी सॉल्व करी है और अभी कुछ आने वाले लेक्चर्स में भी हम लोग सिमिलर सिचुएशन रखेंगे। हम लोग रिकर्जन के ऊपर प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। देखो रिकर्जन के ऊपर जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेटर ग्रिप बनता जाएगा आपका रिकर्जन के ऊपर, राइट। ये सिंपल फैक्ट रहता है और मेजॉरिटी केसेस में हम लोग अगर एक बारी डिफरेंट पैटर्न की प्रॉब्लम्स अगर कवर कर लेंगे जो रिकर्जन में जनरली आ रही होती है, तो आगे जो भी टॉपिक में हम लोग रिकर्जन यूज करेंगे वो काफी आसान होते जाएंगे हमारे लिए। आज के लेक्चर में हम लोग अगर देखें तो पुराने लेक्चर के रिस्पेक्ट में ज्यादा चेंजेस ये रहने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस है उनकी वैरायटी डिफरेंट रहने वाली है। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने स्ट्रिंग के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करी थी रिकर्जन बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक स्ट्रिंग में से आप एक ही सारी अकरेंसेस को रिमूव कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ हम लोगों ने पैलिंड्रोम का क्वेश्चन भी टैकल करा था, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। अब यहां से हम लोग और वैरायटी या फिर अगर हमने कोई पुराना ऑलरेडी पैटर्न देखा हुआ है रिकर्जन बेस्ड प्रॉब्लम का तो उस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन, सो हम लोग नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो अगर हम देखें तो आज के लेक्चर में हम लोग तीन प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, राइट। ये तीनों प्रॉब्लम्स काफी इंटरेस्टिंग है। ये नंबर्स के आसपास ही खेल रही होती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अभी जो लास्ट आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सेशन अटेंड किया होगा उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम्स है, बट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, राइट। हम लोग एक एक प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, हर प्रॉब्लम की इंट्यूशन देखेंगे, सोचने का तरीका देखेंगे कि अगर पहली बार इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे होते तो किस तरीके से सोचा जाता, राइट। हर प्रॉब्लम का कोडिंग सोल्यूशन देखेंगे, उसको ड्राई रन कर रहे होंगे ताकि हम लोग देखें कि एक्चुअली जो रिकर्सिव इंट्यूशन से हम रिलेशंस लिख रहे हैं वो एक्चुअली जब रिकर्जन में जा रहा है तो कैसा दिख रहा है, राइट। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द लेक्चर। आई होप यू गाइज आर टू। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट को चेकआउट नहीं करा है सो डू चेक इट आउट। हम लोग वहां पे ऑलरेडी सारे के सारे नोट्स एज वेल एज असाइनमेंट पोस्ट करते रहते हैं। तो एक बार अगर आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, एक बार सारी प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व कर लिया, सो वहां पे जाके उन असाइनमेंट्स को एक गो थ्रू देना वर्थ अ शॉट होगा। हम लोग जो भी चीजें डिस्कस करेंगे उनके उनसे रिलेटेड या उनके बेसिस पे असाइनमेंट के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप लोग वो ट्राई करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपके ही कॉन्सेप्ट्स और कंक्रीट होते जाएंगे और स्ट्रांग होते जाएंगे, राइट। हर प्रॉब्लम को जो मैं क्लास में कोड करने वाला हूं ये सारे बच्चों की जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि हर प्रॉब्लम जो मैं कोड कर रहा हूं उसे एक बार खुद से भी कोड करें और असाइनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं इन्हीं किसी प्रॉब्लम्स में रिलेटेड रहने वाली है। तो उन प्रॉब्लम्स को भी सिमिलर डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करें। देखो लेक्चर के बीच में तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा जा सकता है। जब एक बार आप असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर लेते हैं वहां पे आपको खुद से ये चीज टैकल करनी है, खुद से वो डायरेक्शन सोचना है कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम में प्रोसीड करूं। उसके लिए आप ये चीज दिमाग में रखो कि हमने कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स रखी हैं, सॉल्व करी हुई हैं और क्या उन्हीं के तरीके से कुछ अगर मैं सोचने की कोशिश करूं तो क्या मैं कुछ बना सकता हूं। इस टाइप का अगर आपका आई वुड से अप्रोच रहेगा तो ना सिर्फ रिकर्जन बल्कि आगे आने वाले सारे टॉपिक्स बहुत ही केक वॉक लगने वाले हैं, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को, राइट। एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स टैकल करेंगे, पर सबसे पहले पहली प्रॉब्लम देखते हैं एंड देखते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑल अबाउट एंड व्हाट द प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम से। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को फटाफट से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखेंगे और डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहना क्या चाहती है, राइट। सो द प्रॉब्लम सेज दैट यू हैव बीन गिवन अ नंबर n। आपको एक नंबर n इनपुट में आएगा। फाइंड द इंक्रीजिंग सीक्वेंस फ्रॉम 1 to n। आपको 1 से n जो कि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है वो फिगर आउट करना है विदाउट यूजिंग एनी लूप्स, राइट। बिना लूप का यूज करें ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपको कैलकुलेट करके लाना है। n की वैल्यू एज बिग एज 10 रेज़ टू द पावर 6 हो सकती है, 1e6 से 10 रेज़ टू द पावर 6 की फॉर्म है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गिवन है n इज इक्वल्स टू 4 तो आपका आंसर आना चाहिए 1 2 3 4। आपका आंसर आना चाहिए 1 2 3 4। अगर n की वैल्यू है 2
तो आपका आंसर आना चाहिए 12, और टेक्निकली 1 2, नॉट 12, 1 2, राइट। तो देखो 1 2 3 4 कैसे आ रहा है, अब 1 से n यहाँ पे क्या है 4 है, सो 1 से लेकर 4 तक जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है उसमें क्या होता है 1 2 3 4, दैट्स हाउ यू हैव प्रिंटेड 1 2 3 4, सब में स्पेस का एक सेपरेशन है। फॉर n इज इक्वल्स टू 2, 1 स्पेस 2, 1 से लेकर n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 ही नंबर है हमारे पास, राइट। तो चलो डिसाइफर करते हैं प्रॉब्लम को कि ओवरऑल प्रॉब्लम क्या कह रही है। सो द प्रॉब्लम सेज, प्रॉब्लम में हमारे पास इनपुट में यू हैव बीन गिवन एन इनपुट, इनपुट में आपको एक नंबर मिलेगा n, राइट। ये नंबर मिलेगा n कैन बी एज बिग एज 10 रेज टू द पावर 6, 10 रेज टू द पावर 6 जितना बड़ा n हो सकता है, ठीक है, ओके। नाउ आपको फिगर आउट क्या करना है, 1 से लेकर n तक की एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस फिगर आउट करके लानी है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू गिवन है 5, तो सेम लाइन में पहले आप 1 प्रिंट करोगे, 1 के बाद इंक्रीजिंग सीक्वेंस में 2 आता है, देन 3 आता है, देन 4 आता है, देन 5 आता है, सबके बीच में आप एक स्पेस कैरेक्टर दे सकते हो। तो ऐसे आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाइंड आउट करके लानी है, राइट, इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाइंड आउट करके लानी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें विदाउट लूप्स करना है, ये सारी चीज हमें विदाउट लूप्स कैलकुलेट करके लानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, अब देखो मैं तुम्हें पहले ही ये बता के चलता हूं कि हम लोग इसको रिकर्जन से सॉल्व करने वाले हैं, लूप्स अवेलेबल नहीं है, तो रिकर्जन में बी अ गुड सिचुएशन टू प्रोसीड विद, राइट। सो हम लोग इस प्रॉब्लम को रिकर्जन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप लोगों को रिकर्जन के फंडे याद हैं जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस करें, तो हर बारी मैं आपसे क्या कहता हूं, देखो बाय डिफॉल्ट तो हमें सॉल्व करना नहीं आता है क्वेश्चन, हम लोग बस 3 चीजें फिगर आउट करेंगे। हम लोग फिगर आउट करेंगे बेस केस कि यार ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी सबसे छोटी सब प्रॉब्लम है जिसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, राइट। फिर हम लोग फिगर आउट करेंगे कि एक रिकर्सिव इंट्यूशन कि यार कौन सा काम मेरे लिए ऑलरेडी होकर आ जाए जिससे मैं अपना आंसर बिल्डअप कर पाऊंगा, वो हमारे रिकर्सिव इंट्यूशन। एक सेल्फ पर कि यार आपका आंसर कुछ बिल्डअप हो गया, उसके बेसिस पे मैंने भी कुछ टास्क कर दिया और पूरा आंसर कैलकुलेट हो गया, राइट। तो ये चीज फिगर आउट करके लानी है। अब बेस केस तो इस प्रॉब्लम का ना देखो बहुत आसान होने वाला है, तो मैं बहुत ज्यादा बेस केस पे अभी फाइट नहीं कर रहा हूं अभी के लिए। पहले थोड़ा सा वो रिकर्सिव इंट्यूशन के ऊपर जाते हैं। मैं एक फंक्शन लिखूंगा, अगेन सिमिलर सिचुएशन में एक फंक्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो यार, आपको लेट्स से n की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा यार, अब सोचने की बात क्या है कि यार अगर आपको n इज इक्वल्स टू 5 गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है, तो क्यों ना मैं एक फंक्शन लिखने की कोशिश करूं। लेट से मैं एक फंक्शन लिखता हूं f, ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेगा n, राइट। और ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट n क्यों लेगा, लेट से ये फंक्शन, दिस फंक्शन prints the first n natural numbers, राइट। ये पहले n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करके लेकर आता है, राइट। अब ये फंक्शन हमें रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करना है, ये फंक्शन हमें रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करना है। तो मैं कहता हूं देखो आपको n का इनपुट तो गिवन ही है, फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 5 तो आपको गिवन ही है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो। देखो सोचने की बात तो क्या है, 1 से 5 तक का प्रिंटिंग आपको कैलकुलेट करनी है, 1 से 5 तक की प्रिंटिंग कैसे होनी है ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। 5 का एक्सेस आपके पास अभी है, तो देखो मैं एक बहुत ही सिंपल बात कहता हूं, मैं बहुत ही एक आपको सिंपल बात कहता हूं, अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी होती, लेट्स से 999, राइट, और 10,005 बहुत बड़ी वैल्यू होती, तो ऐसे एक 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 करके 1 से लेकर n तक की वैल्यू प्रिंट करना तो बहुत मुश्किल होता। अब मैं आपसे क्या कहूंगा यार, देखो 1 से लेकर n तक की वैल्यू को प्रिंट करना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं बेस्ट आपके लिए पता है क्या कर सकता हूं, मैं बेस्ट आपके लिए सिर्फ n प्रिंट कर सकता हूं। तो जैसे यहां पे n की वैल्यू 5 है, द बेस्ट दैट आई कैन डू इज मैं आपके लिए n प्रिंट कर दूंगा। n प्रिंट करना तो बहुत आसान है, n का एक्सेस तो मुझे फंक्शन में मिल रहा है, इस फंक्शन में n का एक्सेस तो मुझे मिल रहा है, मैं n प्रिंट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द नंबर्स, मैं ये कहूंगा कि लेट्स अज्यूम, एक अजम्पशन लेते हैं कि यार अगर फंक्शन f एज f ऑफ n पहले n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि f ऑफ n-1 f ऑफ n-1
पहले n-1 नेचुरल नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि मतलब लास्ट में हम लोग ये फंक्शन इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो इस फंक्शन का यूज केस क्या है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है। मैं आपको कहता हूं कि लेट्स अज्यूम दैट function f works correctly for n-1। हम ये मान के चलते हैं कि यार ये फंक्शन ना n-1 इनपुट के लिए बिल्कुल सही चलता है। अगर ये फंक्शन n-1 इनपुट के लिए बिल्कुल सही चलता है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है? दिस assumption means, इस assumption का मतलब ये है कि the function f will correctly print the first n-1 natural numbers in the increasing order, राइट? कि यार अगर ये फंक्शन f, मैंने अभी f ऑफ n तो इंप्लीमेंट कर नहीं पाए, बट मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो फंक्शन f है ये किसी n-1 इनपुट के लिए तो सही चलेगा। इसका मतलब ये पहले n-1 नेचुरल नंबर्स को सही प्रिंट करके ले आएगा। अगर ये पहले n-1 नेचुरल नंबर्स को सही प्रिंट करके ला सकता है, इसका मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो ये 1 से लेकर 4 तक, ये f ऑफ n-1 1 से लेकर 4 तक सब कुछ प्रिंट करके ले आएगा, राइट? दैट मीन्स, सो व्हाट आई कैन से इज from 1 then 2 then 3 then 4 so on and so forth, n-2 space n-1, f of n-1 ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली करके आपके लिए ले आएगा कि 1 से लेकर n-1 तक सारे के सारे नंबर्स प्रिंट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू है 6, तो 1 2 3 4 5, n-1 इज 5, तो 1 से लेकर 5 तक सब खुद प्रिंट करके ले आएगा। अब आपने ये अजम्पशन लिया है, कैसे ये कर रहा है इनिशियल पार्ट में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, आपने बस अजम्पशन लिया है, आपने बस ये मान लिया है, ये इंडक्टिव स्टेप लिया है कि ये टर्म के लिए n-1 टर्म के लिए ये फॉर्मूला, ये फंक्शन सही चलता है। अगर f ऑफ n-1 से आपको पहले n-1 नंबर सही तरीके से प्रिंट होकर आ गए हैं, तो आपने खुद मुझे कहा था कि सबसे आसान काम तो बस n को प्रिंट करना है, क्योंकि n का एक्सेस तो मेरे पास फंक्शन में था ही। तो कैन आई से दैट दिस फंक्शन f ऑफ n विल बी इक्वल टू f ऑफ n-1 followed by print n लिख रहा हूं। मान लो दूसरी लैंग्वेज में आपको प्रिंट करने के लिए दूसरा सिंटैक्स है, तो आप वो यूज कर सकते हो। C++ में हमारे पास सी आउट रहता है, तो सी आउट इन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यार हमने पहले n-1 नेचुरल नंबर्स को तो प्रिंट कर लिया सही। एक बारी मैंने पहले n-1 नेचुरल नंबर्स को सही तरीके से प्रिंट कर लिया है, उसके बाद मैं अपना nth नंबर प्रिंट कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से I get something like f of 10. f of 10 मुझे कैलकुलेट करना है। f of 10 मतलब पहले 10 नेचुरल नंबर्स को सही तरीके से सही ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करके लाना है। अब मुझे तो नहीं पता यार कि पहले 10 नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को रिकर्सिवली कैसे प्रिंट करके लाते हैं। तो मैं कहूंगा कि यार ठीक है, मुझे नहीं पता, तो आप जाओ 10-1 दैट इज 9, कि यार किसी भी तरीके से पहले 9 नंबर्स को प्रिंट करके ले आओ। 9 नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नंबर प्रिंट हो गए, और उसके बाद आपका इकलौता टास्क क्या होगा? प्रिंट n। यार आपने 9 नंबर तो सही तरीके से प्रिंट कर दिए, 10th नंबर कौन है? 10 ही है, सो I'll do print n, that is this, राइट? तो इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर हम लोग अजम्पशन सही लेके चलें और सेल्फ वर्क सही करें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत ही सिंपली सॉल्व हो सकती है, राइट? यही बात मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं कि यार अगर मैं एक टर्म के लिए अज्यूम कर लूं कि ये फंक्शन f सही चलेगा फॉर n-1, तो ये पहली n-1 टर्म्स को सही तरीके से प्रिंट करके लाएगा। मुझे बहुत ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं लास्ट में बस n को प्रिंट कर दूंगा। इकलौती चीज जो बेस केस में बच गई, हमारे पास बेस केस रह गया। आप खुद सोचो कि हमेशा n का इनपुट कैसे आने वाला है? 1 से 10 रेज़ टू द पावर समथिंग तक।
हमेशा नेचुरल नंबर्स का इनपुट आने वाला है। तो अब जस्ट खुद बताओ कि अगर n की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, कि गलती से आपको किसी ने होल नंबर दे दिया, नेगेटिव नंबर दे दिया, तब तो आप उसको प्रिंट नहीं करना चाहते हो, राइट? तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है, आप इमीडिएटली रिटर्न कर जाओ, राइट? कि यार मैंने 1 से लेकर आगे तक की सारी वैल्यू प्रिंट कर दी थी, अब ये मुझे लेस देन 1 के लिए कॉल कर रहा है। लेस देन 1 तो मुझे करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मैं कोई ऑपरेशन नहीं करूंगा, मैं बस रिटर्न कर जाऊंगा। दैट्स इट। दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और ये बहुत आसान है। अब तुम कहोगे कि ये चीज ऐसे कैसे सेटिस्फाई हो रही है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होगा। ये कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? ये ऐसे सेटिस्फाई हो रहा है कि जब आपने कॉल करा f ऑफ n-1, इसका मतलब आपने 1 से लेकर n-1 तक सारे नंबर सही सही प्रिंट कर दिए। 1 से लेकर n-1 तक सारे नंबर सही सही प्रिंट कर दिए थे। और n-1 वाला जो नंबर है, इट इज द ग्रेटेस्ट अमंग द होल ग्रुप। n-1 वाला जो नंबर है, ये पूरे ग्रुप का सबसे बड़ा नंबर है, बट दिस नंबर इज लेस देन n। दिस नंबर इज लेस देन n। दैट इज वाई अगर आपने ये पार्ट सही से प्रिंट किया है, पहले n-1 नेचुरल नंबर सही ऑर्डर में, सही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपने ऑलरेडी प्रिंट कर दिए हैं, तो उसके बाद n को प्रिंट करना कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि n-1 इज ऑलरेडी लेस देन n, राइट? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन ही रहेगा। अगर एक बारी मैंने पहले 4 नंबर प्रिंट कर दिए, उसके बाद अगर मैं 5 प्रिंट कर रहा हूं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो मेंटेन ही रहता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग ऐसे मेंटेन कर पाएंगे, राइट? सो ओवरऑल लेट मी गिव यू अ क्विक समरी। हमें करना था कि पहले n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना था, नॉन लूप्स का यूज नहीं करना। लूप्स के यूज में तो बस आप 1 से n तक आइटरेट करते हो और प्रिंट करते चलते हैं। यहां पे हमें रिकर्जन यूज करनी है। रिकर्जन में मैंने कहा कि यार 1 से n तो बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, मुझे नहीं पता कि कैसे 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स को प्रिंट करा जाता है, बट मैं ये जरूर जानता हूं कि किसी भी तरीके से अगर मुझे पहले n-1 नेचुरल जो ये नंबर्स हैं, इसका सही आउटपुट मिल जाए, कि f ऑफ n-1 सही चल जाए, f ऑफ n-1 सही चल जाए, कि यार ये पहले n-1 नेचुरल नंबर्स के लिए सही आउटपुट देता है, तो मेरे को 1 2 3 4 ऐसे यहां पे मिल जाएगा। एंड देन आई कैन प्रिंट n, जो कि ऑफकोर्स n-1 से बड़ी वैल्यू है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टोर्ड रहेगा, राइट? एंड दैट इज इट। फाइनली बेस केस क्या होगा कि यार आपको 1 से लेकर n तक कुछ भी प्रिंट करना है, ठीक है, बट कोई लेस देन 1 वैल्यू के लिए तो कुछ प्रिंट नहीं करना। किसी भी वजह से आप लेस देन 1 अगर पहुंच गए, तो आपको कुछ भी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिंट एनीथिंग। कैन आई से दैट इज वाई कि अगर n की वैल्यू लेस देन 1 होगी, देन यू कैन से कि जस्ट डायरेक्टली रिटर्न, यू डोंट नीड टू डू एनी ऑपरेशन। कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास जो वैल्यू n है वो लेस देन 1 पहुंच गई, मतलब वो ऑलरेडी नेचुरल नंबर के बाउंड से बाहर पहुंच गई है। वी डोंट वांट टू कंसीडर दैट, राइट? एंड दिस इज आवर ओवरऑल लॉजिक टू द गिवन प्रॉब्लम। अब इस लॉजिक के बेसिस पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि यहां कर दो वीडियो को पॉज करके एक बारी इस लॉजिक के बेसिस पे खुद से एक रिकर्सिव कोड लिखने की कोशिश करो। एक बारी तुम वो कोशिश करोगे, वो गलत चलेगी या सही चलेगी, इनकेस गलत चलती है देन यू विल ट्राई मोर, राइट? तो दैट बीइंग सेड, हम लोग इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखेंगे और डिसाइफर करेंगे कि ड्राई रन के बेसिस पे इसको देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक्चुअली n-1 नंबर्स के लिए फंक्शन सही से चल जाता है, 1 से n-1 तक सब कुछ सही प्रिंट कर देता है। कैसे? विल ट्राई टू डिस्कस दैट, बट विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट हॉप ऑन टू द कोडिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो गाइस चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने प्रिंट इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम 1 to n को कोड कर सकते हैं, राइट? सो मैं VS कोड में जाऊंगा, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, प्रिंट इंक्रीजिंग। मैं फाइल का सिंपल नाम रखता हूं, प्रिंट इंक्रीजिंग, ठीक है? इसे हम कोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट रेडी कर लेता हूं। ओके, इंट मेन रिटर्न 0, ठीक है? चलो, ये हमारा बॉयलर प्लेट रेडी हो गया। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। अब हमने क्या करा था, एक फंक्शन f लिखा था, और वो फंक्शन f क्या करता था, एक नंबर n इनपुट में लेता था। अब तुम ध्यान से तो सोचोगे तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होगा। क्यों? जब ये f ऑफ n-1 कैलकुलेट होता है, इसका मतलब 1 से लेकर n तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाती हैं। 1 से लेकर n तक की, n-1 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाती हैं। जो भी डेटा प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होने के बाद तुम किसी भी डेटा को रिटर्न नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें
इस फंक्शन कॉल से रिटर्न हुई वैल्यू का कोई यूज केस नहीं है, ये फंक्शन कॉल बस खुद में बस प्रिंटिंग कर दे और उसके बाद हम प्रिंट एन कर दें, तो वॉइड टाइप मेक सेंस। ठीक है, तो मैं कहूंगा एक फंक्शन लिखते हैं वॉइड एफ और इसमें एक इनपुट आएगा एन, दैट्स अ वैलिड थिंग। चलो अब सबसे पहले बेस केस में मैं कहूंगा कि इफ n इज लेस देन 1, अगर किसी भी वजह से n की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो हमें प्रिंट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हमें कहीं और कॉल करने की जरूरत नहीं है, विल जस्ट रिटर्न। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, गो एंड प्रिंट फर्स्ट n-1 natural numbers. This is technically an assumption, right? That हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यार पहले n-1 नेचुरल नंबर्स हम लोग प्रिंट कर लेंगे। कैसे प्रिंट कर लेंगे? We will call for f of n-1. This statement is going to print first n-1 natural numbers for 10. Okay. Now एक बार आपने पहले n-1 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कर लिया है, उसके बाद हमारा सिंपल काम है, हम लोग अपना नंबर प्रिंट कर देंगे। That's it. राइट, एंड दिस इज ऑल अबाउट कोडिंग योर सोल्यूशन। अगर आप ध्यान से देखो, f of n, then f of n-1, f of n-1, right? And after that, this arrow shows that after that there is another step where you print n, right? If I call, let's say f of 5, one, two, three, four, 5. You can see the calculation is coming correctly. If I change it, यहां पे आप देख पा रहे हो 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे नंबर प्रिंट हो गए, राइट? सो बहुत ही आसान था इस चीज को करना। हम लोगों ने बस अज्यूम कर लिया कि यार 1 से n-1 तक सारे के सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, एंड देन हम लोग nth वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। तो अब एक काम करते हैं, इसका ड्राई रन देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको ड्राई रन किया जा सकता है, कैसे एक्चुअली जो f of n-1 है ना, वो पहली n-1 वैल्यूज को कैलकुलेट करके ले आ रहा है, कैसे वो उनको प्रिंट करके ले आता है, ये हम लोग ड्राई रन के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। ड्राई रन मैं नोटबुक पे भी करूंगा, एक बार VS कोड पे भी करके दिखाऊंगा, तो एक बेटर क्लैरिटी दिमाग में आने लगेगी। सो लेट्स हॉप ऑन टू दैट एंड सी कि एक्चुअली क्या सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है बिहाइंड द सीन्स इन द मेमोरी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग इसका ड्राई रन कर सकते हैं, ड्राई रन के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, राइट? सो हम लोग ने कोडिंग इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी कवर कर ली थी और हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन कॉल होती है तो हम लोग कॉल स्टैक का यूज कर सकते हैं। मेमोरी में हमारे पास कॉल स्टैक होती है, जैसे ही कोई भी फंक्शन कॉल होगी वहां पे एक नया स्टैक फ्रेम ऐड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं मान के चल रहा हूं कि सब लोग जानते हैं और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग अपनी ड्राई रन भी करेंगे। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, let me make a stack like this here, okay? And instead of going for 20, I'll go for something like f of 4, okay? I'll make a call for f of 4, ठीक है? चलो, तो हम लोग, हमारे पास पहला फंक्शन कौन सा है? मेन फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल कर देंगे। मेन फंक्शन की लाइन नंबर 13 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लाइन नंबर 13 में हमारे पास एक फंक्शन कॉल है f of 4, ठीक है? तो हम लोग इस मेन फंक्शन कॉल को यहीं पे सस्पेंड करके एक फंक्शन कॉल करेंगे f। इस f के पास एक इनपुट जाता है n और यहां पे n की वैल्यू मैंने पास करी है 4, n इज इक्वल्स टू 4, राइट? ओके, फिफ्थ लाइन तो कमेंट है। सिक्स्थ लाइन में इफ n इज लेस देन 1, n की वैल्यू क्या है? 4 है, तो क्या 4 लेस देन 1 है? क्या 4 इज लेसर देन 1? क्या ये वैल्यू 4 1 से छोटी है? जी नहीं। सो दिस इफ चेक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। और अब सीधा लाइन नंबर 8 पे आ जाओगे। लाइन नंबर 8 पे आपके पास एक और फंक्शन कॉल है, तो जब एक और फंक्शन कॉल है तो एक और स्टैक फ्रेम ऐड हो जाएगा, f ऑफ, एंड फंक्शन कॉल किसके लिए कर रहे हैं? n-1। n की वैल्यू यहां क्या थी? 4, सो 4 - 1 इज 3, तो यहां पे f ऑफ 3 के लिए कॉल कर देंगे n विच इज n इज इक्वल्स टू 3, और दोबारा चेक करेंगे इज 3 लेस देन 1? क्या 3 की वैल्यू लेसर देन 1 है? जी नहीं। तो उसके बाद हम लोग लाइन नंबर 8 पे आएंगे। 8 पे एक और फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन कॉल हम लोग कर रहे हैं n-1 के लिए। n की वैल्यू है 3, तो 3 - 1 इज गोइंग टू बी 2, तो मैं f ऑफ 2 के लिए कॉल कर दूंगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। सेम थिंग हियर, इज 2 लेस देन 1? नो। देन यू मेक अनदर फंक्शन कॉल, एक और फंक्शन कॉल हम लोग
करेंगे यहाँ पे लाइन नंबर 8 से, और ये जाएगी एफ ऑफ एन माइनस वन, दैट इज एन इज इक्वल्स टू 1 पे। यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 इज 1। ओके कूल। क्या 1 की वैल्यू लेस देन 1 है? जी नहीं। सो आप क्या करोगे, अगेन एक और फंक्शन कॉल करोगे टू एफ ऑफ एन, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पास होगी, 1 माइनस 1 दैट इज 0। एन की वैल्यू यहाँ पे 0 पास होगी। ओके अब दोबारा हम लोग चेक करेंगे, क्या एन की वैल्यू जो 0 है वो लेस देन 1 है? 0 लेस देन 1, यस। 0 लेस देन 1 है तो हम लोग यहां से रिटर्न कर जाएंगे। हमने बेस केस अपना हिट कर दिया है, हम लोग यहां से इमीडिएटली रिटर्न कर जाएंगे इस पोजीशन से। तो जैसे रिटर्न करके गए तो ये स्टैक फ्रेम तो हट गया, और पीछे के सारे स्टैक फ्रेम्स आप उनकी लाइन नंबर 8 पे छोड़ के आए थे। तो देखो इस स्टैक फ्रेम में आप लाइन नंबर 8 पे छोड़ के आए थे, क्या लाइन नंबर 8 पे कुछ और होना बचा हुआ है? जी नहीं। लाइन नंबर 9 पे है, लाइन नंबर 9 कहती है सी आउट एन। व्हाट इज एन? एन इज 1 हेयर, एन इज 1 हेयर। तो आप 1 प्रिंट कर दो, और 1 के साथ साथ एक स्पेस प्रिंट कर दो। और देखो अब यहाँ पे ये फंक्शन कॉल के बाद, इस सी आउट के बाद कोई लाइन बची नहीं है, तो ये फंक्शन कॉल यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो या तो आप रिटर्न स्टेटमेंट हिट करते हो तब फंक्शन कॉल एंड हो जाती है, या फिर सारी की सारी लाइन्स एग्जीक्यूट हो गई हैं तो फंक्शन कॉल एंड हो जाती है। जैसे ही फंक्शन कॉल एंड होगा मैं स्टैक फ्रेम हटा दूंगा, और मैं वापस आ जाऊंगा इस वाले स्टैक फ्रेम में जहां इनकी वैल्यू 2 है। मैं लाइन नंबर 8 पे छोड़कर गया था, क्या लाइन नंबर 8 पे अब और कोई ऑपरेशन होना बचा हुआ है? जी नहीं। तो हम लोग लाइन नंबर 9 पे एन प्रिंट कर देंगे, एन की वैल्यू है 2, और स्पेस ऑलरेडी दिया हुआ था तो 2 यहां प्रिंट कर देंगे, एंड दैट्स इट। इसके बाद कोई और लाइन एग्जीक्यूशन के लिए नहीं बची है, सो विल जस्ट रिमूव इट। ठीक है, ओके। नाउ दोबारा इस वाले फंक्शन कॉल पे वापस आएंगे। लाइन नंबर 8 पे आप n इक्वल्स टू 3 वाली फंक्शन कॉल को छोड़ पे गए थे, क्या लाइन नंबर 8 पे कुछ और होना बचा हुआ है? जी नहीं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है लाइन नंबर 8 का। तो अब लाइन नंबर 9 पे आएंगे, और लाइन नंबर 9 में n को प्रिंट कर देंगे। व्हाट इज n? n इज 3, n इज 3, राइट। और यहां पे भी फंक्शन कॉल एंड हो जाएगी। आप नीचे यहां पे वापस आएंगे, here n इज इक्वल्स टू 4। आपने लाइन नंबर 8 पे इसको छोड़ा था, लाइन नंबर 8 पे और कोई ऑपरेशन नहीं बची है, आप इसको प्रिंट कर देंगे। सो दैट्स व्हाट वाज द इंट्यूशन व्हेन आई सेड कि आप f ऑफ n इंप्लीमेंट करना चाहते हो, जैसे हमारे केस में f ऑफ 4। तो मैं नहीं जानता 1 से 4 तक सब कुछ कैसे प्रिंट करना है, बट अगर कोई मुझे 1 से लेकर n-1 तक सब कुछ प्रिंट करके ला दे तो मैं अपना 4 खुद से प्रिंट कर लूंगा। एंड दैट्स हाउ यू प्रिंट द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, राइट। अब इसको हम लोग VS कोड में भी सिमिलरली विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे एक डिबग पॉइंटर लगा देता हूँ। ओके ठीक है, एफ ऑफ 20 पे है, हम लोग यहाँ पे फंक्शन में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल स्टैक है हमारे पास, मेन से आप एफ पे आ गए। एफ में यहाँ पे एन की वैल्यू 20 है, 20 बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। 20 के लिए एक काम करते हैं, नहीं करते हैं, 4 के लिए करते हैं। ठीक है, दोबारा डिबग करते हैं। तो अभी देखो कॉल स्टैक में आपके पास यहाँ पे मेन फंक्शन है, ये आप देख सकते हो मेन फंक्शन है। यहाँ पे मेन फंक्शन की लाइन नंबर 13 पे हो आप, तो देखो लाइन नंबर भी ट्रैक होती है। लाइन नंबर 13 पे हो आप, लाइन नंबर 13 पे फंक्शन कॉल है, तो चलो फंक्शन के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक और एंट्री आपने कॉल स्टैक की बना दी एफ की, जहां पे एन की वैल्यू क्या है 4 है। इस 4 लेस देन 1 नो। तो अब लाइन नंबर 8 पे एक और फंक्शन कॉल करोगे, इस फंक्शन कॉल में चलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक और एंट्री बन गई है n इज इक्वल्स टू 3 के लिए। इस 3 लेस देन 1 नो। तो अब आप एक और फंक्शन कॉल करोगे 2 के लिए, इस 2 लेस देन 1 नो। एक और फंक्शन कॉल करोगे 1 के लिए, इस 1 लेस देन 1 नो। एक और फंक्शन कॉल करोगे 0 के लिए, और यहां पे इस 0 लेस देन 1 यस। तो 0 हमारा बेस केस हिट हो गया, ये तुम देख सकते हो। हम वापस कहां आ गए, n इज इक्वल्स टू 1 वाली कॉल पे वापस आ गए, और यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे छोड़ के गए थे। लाइन नंबर 8 पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो आप अब अगली लाइन पे आ गए, लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 कहती है n प्रिंट कर दो, तो चलो प्रिंट कर देंगे। ठीक लग रहा है? अभी डिबग कंसोल में कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जैसे एक पूरी लाइन कंप्लीट होती है तब ये एक्चुअली दिखाना शुरू करता है, राइट। अब हम लोग वापस 2 पे आ गए, एफ ऑफ 2-1 की कॉल कंप्लीट हो गई है, तो अब 2 को प्रिंट कर देते हैं। सिमिलरली हम 3 को प्रिंट कर देंगे, 4 को प्रिंट कर देंगे, एंड दैट्स इट। और यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 आ जाएगा। सो क्वेश्चन काफी आसान है, क्वेश्चन काफी आसान है कि एक्चुअली कैसे आप 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। ट्रिकी ये बन जाता है क्योंकि रिकर्जन का इसमें यूज केस आप कैसे लेकर आने वाले हैं, दैट इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप पहली प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे।
अब हॉप ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जहां पे हम लोग फिगर आउट करेंगे उसके लिए एक रिकर्सिव लॉजिक और देखेंगे कि कैसे वो डिफरेंट है पुरानी प्रॉब्लम से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोक्स, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस न्यू प्रॉब्लम को भी हम लोग रिकर्जन के साथ डील करने की कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे कि हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या कोर लॉजिक हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं हर रिकर्सिव प्रॉब्लम में। देखो, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का मेन एजेंडा यही है कि आपको एक एसेंस पता लग जाए, एक पैटर्न सा पता लग जाए कि कैसे रिकर्जन अप्लाई करते हैं। शुरू में कई बच्चों के पास ये क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन रिकर्जन से करना है या इटरेशन से करना है। इस सवाल का जवाब तुम्हें धीरे धीरे मिल जाएगा कि कैसे तुम्हें ये पता लगेगा कि रिकर्जन से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, आइटरेशन से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इससे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर तुम्हें पता है कि ये सवाल मुझे रिकर्जन के थ्रू बनाना है, तो तुम उसे रिकर्सिवली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे तुम लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीज पहले सीखना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ और देखते हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। सो प्रॉब्लम कहती है कि गिवन अ नंबर नम, आपको एक नम वैल्यू गिवन होगी एंड अ वैल्यू के, एंड अ वैल्यू के। तो दो आपके पास नंबर वैल्यूज होंगी, एक नम वेरिएबल में के वेरिएबल मान लेते हैं। प्रिंट के मल्टीपल्स ऑफ नम, आपको नम के मल्टीपल्स प्रिंट करके लाने हैं। ठीक है, अब मल्टीपल सबको पता ही होगा कि क्या होते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, राइट। सो अगर तुम्हारे पास नम वेरिएबल में 12 है और के की वैल्यू 5 है, राइट, तो इसका मतलब आपको 12 के 5 मल्टीपल्स प्रिंट करके लाने हैं। 12 के आपको 5 मल्टीपल्स प्रिंट करके लाने हैं। तो 12 के अगर मैं 5 मल्टीपल्स देखूं, सो 12 ones आर 12, 12 twos आर 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, and 12 fives are 60. So you can see 12, 24, 36, 48, 60. We are printing फर्स्ट 5, हम लोग पहले 5 मल्टीपल्स को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो नम की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू 8 है, तो अब आपको 3 के ना 8 मल्टीपल प्रिंट करने हैं। तो 3 ones are 3 is 3 ones is 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, so on and so forth, 15, 18, 21, 24। तो यहां पे आप देखो आपने 3 के सारे मल्टीपल प्रिंट कर दिए। तो बचपन में हम लोग वो टेबल्स पढ़ते थे काफी सारे नंबर्स की, उनके सबके मल्टीपल हम लोग प्रिंट करते थे। यहां पे भी मल्टीपल्स हमें प्रिंट करने हैं। जो इकलौता ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में वो ये है कि हमें ये रिकर्सिवली प्रिंट करने हैं, हमें रिकर्सिवली ये नंबर्स प्रिंट करके लाने हैं। चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर मान लो मैं तुम्हें ये सवाल इटरेशन से करने के लिए दूं, तब तो बहुत आसान है। इटरेशन से तो तुम सीधा ये लिख सकते हो ना, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू के, आई प्लस प्लस। यहां पे इस लूप में ये जो वेरिएबल आई है ये क्या डिनोट करता है कि कौन से वाला मल्टीपल आप प्रिंट करने वाले हो, पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, या कुछ भी। एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन से int val is equals to num into I, and we can do cout val। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। देखो, लूप से प्रिंट करना तो बहुत आसान है। तो तुम्हें लगेगा सर लूप से प्रिंट करना तो आसान ही है, क्यों कर रहे हैं फिर रिकर्जन से? तो रिकर्जन से इसलिए कर रहे हैं, या मैं इसको यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ। रिकर्जन से हम लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग अगेन इंट्यूशन डेवलप करना चाहते हैं कि अगर हमें पता है कि कोई प्रॉब्लम रिकर्सिवली सॉल्व करनी है या सॉल्व हो सकती है, तो कैसे उस पर रिकर्जन लगाई जाए। ठीक है, चलो। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, मान लो हम लोग नम की वैल्यू ले लेते हैं 3 और के की वैल्यू ले लेते हैं 5, कि 3 के 5 मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं। तो पहले तो देख लेते हैं प्रिंट क्या होगा। 3, 6, 9, 12, 15, ऐसा कुछ प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब रिकर्जन में मैंने तुम्हें हमेशा 3 स्टेप सोचने के लिए बोले हैं, बेस केस, रिकर्सिव अजम्पशन, सेल्फ वर्क। इन 3 स्टेप से मेरा काम बन जाना चाहिए। ओके, अब तुम ये सोचो कि यार मुझे ये सारे मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं, है ना, मुझे के मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं, कैसे कर सकता हूं मैं? अब देखो, अगर मैं एक अजम्पशन लेके चलूं, अगर मैं एक अजम्पशन लूं कि यार देखो मुझे नहीं पता
कि 3 के 5 मल्टीपल्स पे कैसे प्रिंट करते हैं, किसी भी नंबर नम के मल्टीपल्स कैसे प्रिंट करते हैं। मैं एक चीज जरूर जानता हूं, क्या कि 3 का जो फिफ्थ मल्टीपल है ना, 3 का जो फिफ्थ मल्टीपल होता है वो 15 होता है। कैसे? 3 इंटू 5 इज 15। यहां पे भी तुम देखोगे, तुम्हें 12 का फिफ्थ मल्टीपल पता है, 12 इंटू 5 इज 16। तुम्हें 3 का एट्थ मल्टीपल पता है, 3 इंटू 8 इज 24। हमें लास्ट मल्टीपल या केथ मल्टीपल तो पता ही है, तो अजम्पशन लिखने से पहले ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं कि यार देखो, अगर तुम्हें एक नम दिया जाए और एक के की वैल्यू दी जाए, तो सबसे आसान काम तुम क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में? हम कर सकते हैं कि वी कैन एटलीस्ट डायरेक्टली गेट द kth multiple of num by just multiplying num with k, राइट। अगर आप num को k से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको kth मल्टीपल मिल जाएगा। ये बात तो सही है। तो अगर मुझे अपने गिवन नंबर का kth मल्टीपल कैलकुलेट करना आता है, राइट, सो व्हाट आई कैन डू इज, यार मैं kth मल्टीपल कैलकुलेट कर लूंगा, ये मेरे लिए पॉसिबल है। बट बचे हुए k माइनस 1 मल्टीपल्स का क्या, उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो क्यों ना कोई मुझे, अगर मान लो करेक्टली, किसी तरीके से करेक्टली, अगर मैं पहले k माइनस 1 मल्टीपल्स कहीं से भी ले आऊं कि यार मुझे 3, 6, 9, 12 करेक्टली प्रिंट होके मिल जाए, तो उसके बाद में 3 इंटू 5 करके 15 लेकर आ सकता हूं। कुछ इस टर्म्स पे सोचने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एक फंक्शन लिखूं f, राइट, ये फंक्शन क्या करेगा? दिस फंक्शन रिटर्न्स, और आई वुड से प्रिंट्स फर्स्ट k मल्टीपल्स ऑफ n, कि यार ये n के और नम के k मल्टीपल्स प्रिंट कर देगा। तो अगर मुझे नम के k मल्टीपल्स प्रिंट करने, तो डेफिनेटली नम और k तो मैं आर्गुमेंट में पास कर ही देता हूं, क्योंकि इसकी तो मुझे जरूरत पड़ेगी ही, राइट। कोई और आर्गुमेंट चाहिए होगा तो देख लेंगे। चलो, तो हम मान के चलते हैं कि जब ये फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये मेरे नम के लिए k मल्टीपल्स बढ़िया तरीके से प्रिंट करके ले आएगा। अब मुझे नहीं पता कि k मल्टीपल्स कैसे प्रिंट करते हैं, तो लेट मी अज्यूम, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यार ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन नम के लिए अगर मैं k माइनस 1 पास करूं, इसका मतलब मैं कहूं कि आप नम के k माइनस 1 मल्टीपल्स ले आओ, तो ये फंक्शन करेक्टली कैलकुलेट करके ले आता है। ये मैं अजम्पशन रखना चाहता हूं। सो अजम्पशन क्या है? फंक्शन f वर्क्स करेक्टली फॉर k माइनस 1। यार k माइनस 1 के लिए फंक्शन सही चलता है, दैट इज फंक्शन f correctly prints the first k minus 1 multiples of num। यार ये जो फंक्शन f है ना, ये num के k माइनस 1 मल्टीपल्स को बिल्कुल ही सही तरीके से प्रिंट करके ले आता है। मैं ये अज्यूम करके चलूंगा, मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि ये num फर्स्ट k माइनस 1 मल्टीपल्स को प्रिंट करके ले आता है। दिस इज माय अजम्पशन। अब अगर ये अजम्पशन मैंने ले लिया और ये अजम्पशन सही चलती है, तो k मल्टीपल्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं? k माइनस 1 मल्टीपल्स तो आपके पास प्रिंट होकर आ गए। इसके बाद आप क्या प्रिंट कर दोगे? नम इंटू के। क्यों? क्योंकि ये चीज तो हमें बहुत ही डायरेक्टली आती है ना। देखो, इस फंक्शन में नम और के का एक्सेस तो है। एक बारी मैं k माइनस 1 मल्टीपल्स को प्रिंट करके ले आया सही तरीके से, तो मेरा अपना सेल्फ वर्क क्या होगा कि यार मैं kth मल्टीपल प्रिंट कर सकता हूं। आप मेरे लिए k माइनस 1 मल्टीपल्स ले आए हो, वेरी गुड। मैं खुद से kth मल्टीपल प्रिंट कर सकता हूं, दैट इज समथिंग दैट आई कैन डू। सो दिस इज माय सेल्फ वर्क। ये हमारा सेल्फ वर्क हो जाएगा, क्योंकि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो मैंने बस ये डायरेक्शन दिखाया कि आप पहले ये कॉल करोगे, उसके बाद ये कॉल करोगे, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट। बस इतना एफर्ट मारने से, ये सोच लेने से कि क्या फंक्शन मुझे इंप्लीमेंट करना है रिकर्सिवली,
उस फंक्शन की कौन सी टर्म मैं मान सकता हूं कि सही चलेगी और क्या सेल्फ वर्क कर सकता हूं कि पूरे के पूरे फंक्शन में सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो जाए। इस बेसिस पे हमारा काम बन जाएगा। अगर मैं बेस केस सोचने की कोशिश करूं, व्हाट कैन बी योर बेस केस? तो मान लो अगर k की वैल्यू 0 पहुंच गई है ना, तो जीरोथ मल्टीपल तो हम कुछ प्रिंट नहीं करना चाहते, सो वी डू नथिंग, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एंड जस्ट रिटर्न, है ना, हम कुछ भी नहीं करेंगे और बस रिटर्न कर जाएंगे, कुछ भी मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा रिटर्न कर जाएंगे, एंड दैट इज इट, दैट इज इट। तो बस मैं ये बेस केस इंप्लीमेंट करूंगा, अपने अजम्पशन को कॉल करूंगा और उसके बाद सेल्फ वर्क करूंगा। देखो अभी तक कई बार हम लोग सेल्फ वर्क अजम्पशन के बाद ही कर रहे हैं, कभी कभी सेल्फ वर्क अजम्पशन से पहले भी कर सकते हैं, जैसे इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, राइट। मैं आप लोगों को ये टास्क देना चाहूंगा कि क्या हम लोग किसी और तरीके से भी रिकर्जन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेशक आपको आर्ग्यूमेंट चेंज करने पड़े, आप आर्ग्यूमेंट चेंज कर सकते हो, बट दैट विल बी अ गुड एक्सरसाइज टू एक्सप्लोर, आई वुड से। बट अभी के लिए इस पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन को, इस पर्टिकुलर डिस्कशन को, जो भी हमने यहाँ पे लॉजिक डिस्कस किया, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और फिर ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहना चाहती है। सो फोक्स, स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन को। जो भी लॉजिक हम लोगों ने डिस्कस करा है, उस लॉजिक के बेसिस पे हमें बस ये रिकर्सिव रिलेशन, हमारा रेकरेंस रिलेशन हमें एग्जीक्यूट करना है और सारा काम बन जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट प्रिपेयर कर लेता हूं, ठीक है। चलो बॉयलर प्लेट आ गया हमारे पास। चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे void। देखो void फंक्शन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली फंक्शन कुछ आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहा है, हमें कुछ प्रिंटिंग करनी है, कुछ प्रोसेसिंग करके प्रिंटिंग करनी है, दैट्स इट। कुछ आउटपुट एक्सट्रैक्ट आउट नहीं करना है, तो void शुड बी गुड। फंक्शन का नाम मैं f लिख रहा हूं, ज्यादा नेमिंग कन्वेंशन में नहीं जाते, राइट। फंक्शन का नाम आप चेंज कर सकते हो। फंक्शन में पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, नम। नम क्या है, जिस नंबर के मल्टीपल्स आपको एक्चुअली प्रिंट करने हैं। के क्या है, कितने मल्टीपल प्रिंट करने हैं, ठीक है, कूल। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेस केस। बेस केस क्या होगा कि यार अगर के की वैल्यू 0 पे पहुंच गई तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अगर जीरो मल्टीपल तो नहीं लेकर आना है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, बस रिटर्न कर जाएंगे। कुछ रिटर्न, कोई वैल्यू एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो बस रिटर्न लिख देते हैं। अजम्पशन क्या होगा, मैं अज्यूम करूंगा कि मेरा ये फंक्शन पहले k माइनस 1 मल्टीपल्स को सही प्रिंट करके लाएगा, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये फंक्शन गिवन नंबर नम के k मल्टीपल सही से प्रिंट करना चाहिए, अगर रिकर्सिवली सब कुछ सही लिखा होगा। तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि भाई k माइनस 1 टर्म्स ये सही प्रिंट करके लाता है, सो विल से f of num comma k minus 1, the function correctly prints the first k minus 1 multiples, ओके। ये चीज मान लो ये सही से करके ले आता है, तो इसके बाद हमारा सेल्फ वर्क क्या होगा, अगर मेरे को पहले k माइनस 1 मल्टीपल सही तरीके से मिल गए, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में मेरे पास नम और k का तो एक्सेस है, तो सबसे आसान काम तो क्या है कि मैं kth मल्टीपल प्रिंट कर दूं। तो आई विल डू सी आउट नम इनटू k और एक स्पेस डाल देते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट, राइट। यहां से फंक्शन को कॉल कर देते हैं, लेट्स से नम में मैं पास कर देता हूं 8 और k में पास कर देता हूं 5। 8 के 5 मल्टीपल प्रिंट करके लाने हैं, चलो देखते हैं। तो देखो 8 ones is 8 ones is 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40। सो 5 मल्टीपल हमारे पास प्रिंट होकर आ रहे हैं और सही लग रहा है। एक और टेस्ट केस ट्राई कर लेते हैं। 3,3 3 के 3 मल्टीपल्स प्रिंट करके लाते हैं, एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज गेटिंग कैलकुलेटेड, सही चल रहा है, राइट। अब इसका ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली ड्राई रन के बेसिस पे इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप रिकर्जन में हो क्या रहा है, एग्जीक्यूशन चल कैसे रहा है। तो चलो फोक्स ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो ये हमारी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन थी, राइट। सो कॉल स्टैक ड्रॉ कर लेते हैं और एक्चुअली देखते हैं कि क्या हो रहा है। 3,3 के लिए कर लेते हैं, आई गेस फेयरली रीजनेबल इनपुट फॉर 3,3। तो पहला फंक्शन जो हमारा कॉल होगा वो क्या है, मेन फंक्शन है, तो मैं मेन फंक्शन के लिए कॉल कर दूंगा। हमें पता है जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो कॉल स्टैक में एक एंट्री बनती है एक नए स्टैक फ्रेम की, तो मेन फंक्शन में आ गए हम लोग। मेन फंक्शन की लाइन नंबर 14 पे है, लाइन नंबर 14 पे है। लाइन नंबर 14 पे एक आप फंक्शन कॉल करते हो f of 3,3,
तो एक नई फंक्शन कॉल हो गई है एफ ऑफ 3,3। तो ये मेन फंक्शन लाइन नंबर 14 पे वेट करेगा और आप 3,3 पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके ले आओ। चलो फंक्शन एफ में आ गया, यहां पे नम की वैल्यू 3, के की वैल्यू 3। लाइन नंबर 6 पे क्या के की वैल्यू 0 है? नहीं, के की वैल्यू तो 3 है, तो 0 नहीं है, तो इफ चेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप लाइन नंबर 8 पे आओगे, लाइन नंबर 8 पे आओगे और लाइन नंबर 8 पे एक फंक्शन कॉल है, लाइन नंबर 8 पे एक नई फंक्शन कॉल है। जैसे ही फंक्शन कॉल होगी एक नया स्टैक फ्रेम ऐड होगा, नीचे के सारे स्टैक फ्रेम वेट करेंगे। तो ये फंक्शन कॉल है num, k-1 की। तो num तो 3 है, तो 3 एज इट इज 3 हो जाएगा। k की वैल्यू 3 है, तो k-1 2 हो जाएगा, तो f ऑफ 3,2 के लिए कॉल जाएगी। तो चलो ऐड कर लेते हैं f ऑफ 3,2। ठीक है, चलो यहां पे क्या k की वैल्यू 0 है? k की वैल्यू तो यहां पे 2 पास करी है हमने, राइट? तो 2 तो 0 के बराबर नहीं है, तो यहां पे इफ चेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम लोग लाइन नंबर 8 पे आ जाएंगे। लाइन नंबर 8 में हमारे पास f ऑफ num, k-1 है। तो दोबारा एक फंक्शन कॉल हो रही है लाइन नंबर 8 पे और इस बारी फंक्शन कॉल होगी किसके लिए? num एज इट इज रहेगा, तो 3 एज इट इज चला जाएगा। k-1, k की वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 इज 1, सो f ऑफ 3,1। यहां पे k की वैल्यू 1 है, क्या 1 0 के बराबर है? जी हाँ, जी नहीं है, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। लाइन नंबर 8 पे आओगे आप दोबारा। लाइन नंबर 8 पे आने के बाद दोबारा एक फंक्शन कॉल करोगे आप num, k-1। num की वैल्यू है 3, k की वैल्यू है 1, सो 3 तो एज इट इज पास हो जाएगा, बट k की वैल्यू जो 1 है उसकी जगह k-1, तो 1 - 1 0 पास होगा। तो आप f ऑफ 3,0 के लिए कॉल कर दोगे और यहां पे k की वैल्यू क्या है? 0 है। यहां पे k की वैल्यू 0 है, तो आप सीधा रिटर्न कर जाओगे। इसका मतलब ये स्टैक फ्रेम हट जाएगी, आप वापस आ जाओगे इस स्टैक फ्रेम में। आप इस स्टैक फ्रेम को लाइन नंबर 8 पे छोड़ के गए थे, लाइन नंबर 8 पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, कुछ भी और एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं बचा है। तो नेक्स्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी? लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 9 पे तो कमेंट है, लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 कहता है num इंटू के प्रिंट कर दो। num की वैल्यू क्या है? 3, k की वैल्यू है 1, 3 इंटू 1 में प्रिंट कर दो, 3 इंटू 1 इज 3, और उसके बाद आप स्पेस डाल दो एंड दैट्स इट। ये फंक्शन कॉल भी एंड हो गई, ये फंक्शन कॉल भी एंड हो गई, देखो कोई लाइन नहीं बची है, तो ये भी स्टैक फ्रेम से, इसका स्टैक फ्रेम भी रिमूव हो जाएगा और आप वापस आ जाओगे इस वाली फंक्शन कॉल पे जहां पे k की वैल्यू थी 2। तो आपने इसको लाइन नंबर 8 पे छोड़ के गए थे, लाइन नंबर 8 तो पूरी एग्जीक्यूट हो गई है। लाइन नंबर 8 के बाद आप लाइन नंबर 10 पे जाओगे और आप क्या कहोगे? प्रिंट कर दें num इंटू के। तो 3 इंटू के हम लोग प्रिंट कर देंगे, 3 इंटू 2 इज 6, तो 6 प्रिंट हो गया, साथ ही साथ एक स्पेस कैरेक्टर भी आ गया। और अब इसके बाद इस फंक्शन में कुछ भी नहीं बचा है, तो इस फंक्शन को रिमूव कर देते हैं। यहां पे वापस आए हम लोग 3,3 पे। तो 3,3 हमारी टेक्निकली ओरिजिनल आस्क भी थी, और अभी तक अगर आप देखो तो आपने पहले 2 मल्टीपल प्रिंट कर लिए, टोटल 3 मल्टीपल प्रिंट करने थे, तो टेक्निकली रिकर्जन सही चल रही है। तभी आप इसको लाइन नंबर 8 पे छोड़ के गए थे, और अब लाइन नंबर 8 पे आप वापस आओगे, तब तक आपने पहले 2 मल्टीपल्स प्रिंट कर लिए। लाइन नंबर 8 के बाद लाइन नंबर 10, num इंटू के, दैट इज 3 इंटू 3 इज 9, उसके बाद एक स्पेस कैरेक्टर एंड दैट्स इट। हम लोग वापस आ जाएंगे मेन फंक्शन में, राइट? लाइन नंबर 14 में, लाइन नंबर 14 के बाद इट विल जस्ट रिटर्न 0, तो यहां से मेन फंक्शन भी रिमूव हो जाएगा और ये हमारे पास कंसोल में आउटपुट आ जाएगा 369। तो अगर मैं फटाफट आपको इसे VS कोड पे भी डिबग करके दिखाना चाहूं, राइट? तो इस फंक्शन के अंदर चलते हैं। देखो num की वैल्यू 3, k की वैल्यू 3, पहला फंक्शन कॉल है, राइट? क्या k की वैल्यू 0 है? 3 0 के बराबर है? नहीं है। एक और फंक्शन कॉल करेंगे 3,2 के लिए, क्या 2 0 के बराबर है? जी नहीं। एक और फंक्शन कॉल करेंगे 3,1 के लिए, क्या 1 0 के बराबर है? जी नहीं। एक और फंक्शन कॉल करेंगे 3,0 के लिए। देखो अब तक स्टैक फ्रेम ऊपर के ऊपर एक स्टैक फ्रेम ऐड होती जा रही थी। अब k की वैल्यू 0 है, बेस केस हिट हो जाएगा, आप रिटर्न कर जाओगे। जैसे आप रिटर्न करके गए, एक स्टैक फ्रेम हट गया और आप 3,1 वाले स्टैक फ्रेम में वापस आए हो। लाइन नंबर 8 पे छोड़ के गए थे, लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी, ये प्रिंट होगा एंड दैट्स इट। ये 3,1 कंप्लीट हो गया, रिमूव हो गया। 3,2 पे वापस आए, ये प्रिंट करेगा। 3,3 पे वापस आए, ये भी प्रिंट करेगा एंड दैट्स इट, राइट? तो इस तरीके से कुछ हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो
चल रहा होगा। सो आई होप कि ओवरऑल लॉजिक इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी ओवरऑल लॉजिक था आपको समझ में आया होगा। काफी आसान क्वेश्चन था, तुम्हें लगेगा कि इटरेशन से भी हो सकता था और रिकर्सिवली भी आसान है। हम लोग बस ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका इंट्यूशन बिल्डिंग जितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए रिकर्सिव प्रॉब्लम्स को लेकर उतना बढ़िया है, राइट। दैट बीइंग सेड, अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। लेट्स सी व्हाट दैट प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। और अभी तक जो भी रिकर्जन के ऊपर हम लोगों ने नॉलेज एक्युमुलेट करी है उस नॉलेज को हम लोग वहां इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। सो गाइस, ये है हमारी थर्ड प्रॉब्लम। समझने की कोशिश करते हैं कि थर्ड प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है। सो द थर्ड प्रॉब्लम सेज दैट कि गिवन अ नंबर n, आपको एक नंबर गिवन होगा इनपुट में, फेयरली सिंपल। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल n। तो आपको n तक के सारे नेचुरल नंबर्स का सम करना है विद अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? बट विद ऑल्टरनेट साइन। यार आपको पहले n नेचुरल नंबर्स का सम लाना है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जब 1 से काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करें वो नेचुरल नंबर्स है तुम्हारे। तो आपको नेचुरल नंबर्स n तक, कोई n वैल्यू इनपुट होगी, वहां तक के जितने भी नेचुरल नंबर है सबको सम करना है। एक ही ट्विस्ट है कि आपको ऑल्टरनेट साइन के साथ सम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो n की वैल्यू 5 है तो 5 तक कितने नेचुरल नंबर हुए? 1 2 3 4 5। तो ऐसा नहीं आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर दो, ऐसा नहीं हो रहा है। टेक्निकली आप 1 पे हो तो 1 एक पॉजिटिव साइन के साथ ऐड हुआ तो +1, बट 2 माइनस के साथ हुआ -2, फिर 3 दोबारा प्लस के साथ हुआ, फिर 4 माइनस, और फिर 5 प्लस। तो एक नंबर प्लस साइन के साथ आ रहा है, एक नंबर माइनस साइन के साथ आ रहा है, एक नंबर प्लस साइन के साथ आता है, एक नंबर माइनस साइन के साथ आता है। इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। n की वैल्यू 10⁶ तक हो सकती है, राइट। तो अगर तुम यहां पे ध्यान दोगे n = 10 के लिए, राइट, तो n = 10 के लिए आंसर आ रहा है -5, और n = 5 के लिए आंसर आ रहा है 3, राइट। चलो, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब यहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो हम लोग बना सकते हैं वो ये है कि अब ध्यान से देखो, 1 पॉजिटिव साइन के साथ ऐड होता है, 2 नेगेटिव साइन के साथ, फिर 3 पॉजिटिव के साथ, 4 नेगेटिव के साथ, 5 पॉजिटिव के साथ, 6 नेगेटिव के साथ, 7 पॉजिटिव के साथ, 8 नेगेटिव के साथ, एंड सो ऑन। इसी तरीके से एडिशन कर रहे हैं ना, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो ऑन। अगर इस पूरी सीरीज में आप बहुत ही ध्यान से देखो तो आपको ये बात पता लगेगी कि ये 2 तो इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो तो नेगेटिव साइन के साथ ऐड हो रहे हैं। मतलब अगर मान लो हमारे पास इवन नंबर आया 54, तो ऐसा नहीं +54 करेंगे, नहीं, हम लोग -54 करेंगे, माइनस साइन के साथ ऐड हो रहा होगा वो। तो यहां पे 2 की जगह हम लोग -2 कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, 4 की जगह -4 ले रहे हैं, 6 की जगह -6। तो जो भी इवन नंबर्स है ना, इवन नंबर्स का साइन नेगेटिव है। ये पहली ऑब्जर्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। ऑल द इवन numbers gets a negative sign, राइट। और इसी के साथ जब आपने इवन नंबर्स को ऑब्जर्व कर लिया है तो ऑड नंबर्स को देखो, 1, या मैं कहूं +1, +3, +5, +7। ऑड नंबर्स पे अगर आप ध्यान दो तो ऑड नंबर्स पॉजिटिव है, जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो तो पॉजिटिव है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। ऑल द ऑड नंबर्स गेट्स अ पॉजिटिव साइन। जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो, हमने 2 ऑब्जर्वेशन निकाली है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या निकाली है कि जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। हमें क्या करना है? 1 से लेकर n तक सारे नेचुरल नंबर का सम निकालना है। साइन फ्लिप होता जाएगा, पहले साइन पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव देन नेगेटिव। जब हमारे पास ये सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है तब इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब इटरेटिवली तो देखो बहुत बहुत आसान है करना, है ना। इटरेटिवली तो बहुत आसान है। आप आई का लूप लगाओ, जब भी ऑड नंबर है तो नॉर्मल आई ऐड कर दो, इवन नंबर है तो आई की जगह -i ऐड कर दो। क्या हम इसे रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिकर्जन से सॉल्व करना भी बहुत आसान होने वाला है। चलो देखते हैं। तो देखो, रिकर्जन में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं: अजम्पशन, सेल्फ वर्क, बेस केस। और इनको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं जनरली क्या करता हूं, एक फंक्शन लिखता हूं f। ये फंक्शन f पता है क्या रिटर्न करेगा?
सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers with alternate sign, राइट। ये फंक्शन f हमें पहले n नेचुरल नंबर्स का सम ला देगा ऑल्टरनेट साइन के साथ। तो डेफिनेटली एक n का आर्गुमेंट तो दे ही देना चाहिए, n का आर्गुमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सोचने की बात है कि कैसे इसका लॉजिक फिगर आउट कर सकते हैं। अब देखो, मुझे तो नहीं पता कि कैसे पहले n नेचुरल नंबर्स का ऑल्टरनेट साइन के साथ हम लोग सम लेकर आएंगे, आई डोंट नो। लेकिन अगर किसी तरह, देखो मान लो यहां पे मान लो n की वैल्यू थी 8, अगर आपको किसी तरह 1 से 7 तक का सही सम ऑल्टरनेट साइन के साथ मिल जाए, तो मान लो x is the sum of first n minus 1 natural number with alternate sign, राइट। कि यार आपके पहले जो n माइनस 1 नंबर्स थे, आपको n इजिकल्स टू 8 तक के लिए, 1 से लेकर 8 तक, n इजिकल्स टू 8 तक के लिए सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का ऑल्टरनेट साइन के साथ सम लेकर आना था। अब आप तो नहीं जानते कि यार पहले n नेचुरल नंबर्स पे कैसे आइटरेट करेंगे, रिकर्जन कैसे लगाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि यार अगर आपको कहीं से पहले 7 नेचुरल नंबर्स का ऑल्टरनेट साइन के साथ सही सम मिल जाए, तो आप बस अपने लास्ट नंबर n को ऐड कर दोगे बेस्ड ऑन कि n इवन है या ऑड है। यहाँ पे n जैसे इवन है तो n का कंट्रीब्यूशन तो नेगेटिव होगा। सो आई एम सेइंग कि एक फंक्शन लिखते हैं f, और लेट्स अज्यूम अगर फंक्शन f फॉर n हमें पहले n नेचुरल नंबर्स का सम देता है, तो n माइनस 1 में मैं अज्यूम कर लेता हूं, अज्यूम फंक्शन वर्क्स करेक्टली फॉर n माइनस 1, क्या ये फंक्शन n माइनस 1 के लिए सही से चलेगा। ओके, अगर ये फंक्शन n माइनस 1 के लिए सही चलेगा, तो पहले n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का सम मेरे पास आ गया है। मुझे बस क्या करना है, अपने करंट नंबर n का सम रिटर्न करना है ना। अब चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। हम लोग यहां पे टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं। मैं कहूंगा कि अगर n इवन है, तो माइनस n रिटर्न करेंगे, अदरवाइज n रिटर्न करेंगे, एंड दैट्स इट। देखो, अगर n इवन होता तो इवन का कंट्रीब्यूशन हमेशा नेगेटिव है, तो टर्नरी ऑपरेटर में जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो पहले आर्गुमेंट पे जाएगा, या मैं कहूं पहले स्टेटमेंट पे जाएगा। अगर ये फॉल्स होगी, इसका मतलब n क्या था, ऑड था, तो n यहां आ जाएगा, एंड दैट्स इट। ये हमारा रेकरेंस रिलेशन तैयार है। व्हाट इज द बेस केस? बेस केस क्या रख सकते हैं कि मान लो n की वैल्यू कभी 0 पहुंच गई, तो अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 0 रिटर्न कर देंगे, है ना। क्योंकि 0 तो हमारे पास नेचुरल नंबर के काउंट में नहीं है, तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, और 0 से पहले भी जो भी नेगेटिव इंटीजर्स थे उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नेचुरल नंबर से मतलब है। तो अगर n से n माइनस 1 जा रहे हो, n माइनस 2, ऐसे 1 का सब्ट्रैक्शन करते करते कभी भी n 0 पे पहुंच गया, उसके बियॉन्ड आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग शुड बी फाइन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, मान लो पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम लाना है, तो आपने f ऑफ 5 कॉल करा कि भाई मुझे पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम लेकर आ दो। अब ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम मुझे चाहिए ऑल्टरनेट फैशन में, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार मुझे नहीं पता कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम कैसे ला सकते हैं, तो आप एक काम करो, मुझे पहले 4 नेचुरल नंबर्स का ऑल्टरनेट सम ला दो। अब टेक्निकली पता तो पहले 4 नेचुरल नंबर्स का ऑल्टरनेट सम भी नहीं है, तो आप f ऑफ 3 कॉल करोगे, f ऑफ 3 से आप f ऑफ 2 कॉल करोगे, f ऑफ 2 से आप f ऑफ 1 कॉल करोगे, और फिर f ऑफ 0। f ऑफ 0 क्या है, ये तो 0 दे देगा, तो ये यहां से 0 रिटर्न कर देगा। तो पहले एक नेचुरल नंबर्स का ऑल्टरनेट सम क्या होगा, 1 क्या है, 1 एक ऑड वैल्यू है, ऑड मतलब 1 का कंट्रीब्यूशन 1 ही रहेगा, सो 0 प्लस 1 विल बी 1, और यहां से मैं 1 रिटर्न कर दूंगा। तो जब f ऑफ 2 के पास f ऑफ 1 का आंसर आया, इसका मतलब पहले एक नेचुरल नंबर का सम है 1, तो पहले 2 नेचुरल नंबर्स का सम ऑल्टरनेट साइन के साथ क्या होगा, 1 प्लस 2 क्या है, इवन है,
तो 2 माइनस 2 कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो 1 माइनस 2 वी आर गोइंग टू रिटर्न एज -1। तो इसका मतलब पहले दो नेचुरल नंबर्स का सम ऑल्टरनेट साइन के साथ -1 होता है। अब f ऑफ 3 पे आए, 3 क्या है, ऑड है, तो सीधा +3 कर देंगे और यहाँ से 2 रिटर्न कर देंगे। 4 क्या है, इवन है, तो यहाँ पे -4 कर देंगे और यहाँ पे -2 रिटर्न कर देंगे। 5 क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे +5 कर देंगे और यहाँ से 3 रिटर्न कर देंगे। 3 हमारा फाइनल आंसर है, राइट। 3 हमारा फाइनल आंसर है कि अगर मुझे पहले 5 नेचुरल नंबर्स के लिए ऑल्टरनेट साइन के साथ सम निकालना हो तो 3 आएगा आंसर, एंड दैट्स इट। इस सेम टू सेम रिलेशन को आप देखोगे कि मैं कोड कर रहा हूँ और मेरा काम बन जाएगा। कोड करने से पहले मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार कभी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आप ट्राई करो कि ऐसा कुछ फंक्शन लिख पाओ और इसके कुछ आर्ग्यूमेंट फिगर आउट कर पाओ। उसके बाद ट्राई करो कि आप कोई एक टर्म ऐसी मानो जिसके लिए आंसर हो जाएगा कि भाई मैं पहले से कैलकुलेट कर लूंगा, या फिर ये फंक्शन सही चलता है इस पर्टिकुलर टर्म के लिए। अब अगर ये सही चलता है तो आपको एक्स्ट्रा और क्या करना होगा कि ये इसके लिए भी सही चले। तो एक्स्ट्रा ये करना होगा कि n-1 तक में तो n का कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, 1 से n-1 वाले नेचुरल नंबर्स का कंट्रीब्यूशन है, तो अब n का कंट्रीब्यूशन भी डाल दो, एंड दैट्स इट। तो इस फंक्शन को कोड करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स विद ऑल्टरनेट साइन। मैं बॉयलर प्लेट रेडी कर लेता हूं। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। अब यहां पे तो देखो फंक्शन कुछ इवैल्यूएट करके ला रहा है, ऐसा नहीं खाली प्रिंट करके ला रहा है। तुम इन दोनों की वैल्यू ऐड करते हो तो इसका मतलब कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे होगे। तो मैं फंक्शन का रिटर्न टाइप रखूंगा इंट, फंक्शन का नाम तो रखूंगा एफ में ए की वैल्यू चाहिए नंबर एन, तो इंट एन। सबसे पहले बेस केस, बेस केस में क्या है कि यार अगर कभी भी एन की वैल्यू 0 हो गई तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न 0। यार 0 तक के नेचुरल नंबर का कोई सम नहीं चाहिए, कुछ बनता भी नहीं है, 0 से कम तो जाना ही नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अजम्पशन क्या होगी कि यार आप सही एफ ऑफ n-1 कैलकुलेट करके ले आओ, दैट मैं यहां पे बस अभी के लिए कमेंट लिख रहा हूं कि कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर विद ऑल्टरनेट साइन। आप पहले इसको ले आओ, हम लोग क्या करेंगे इसमें क्या ऐड कर देंगे, वी विल ऐड द कंट्रीब्यूशन ऑफ n एंड वी आवरसेल्फ विल और वी विल ऐड कंट्रीब्यूशन ऑफ n। तो n का कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर n इवन है तो हमें -1 का कंट्रीब्यूशन देना है, n-1 नहीं -n का कंट्रीब्यूशन देना है, अदरवाइज n का कंट्रीब्यूशन देना है ना। अगर n की वैल्यू इवन है तो n एज अ नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा होगा, अगर ऑड है तो एज अ पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा होगा। इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं रिटर्न कर दूंगा, एंड दैट्स इट। तो चलो टेस्ट केसेस लगाते हैं। एफ ऑफ लेट्स से 5 रखते हैं, ठीक है। 5 के लिए 3 आ रहा है आंसर, सही लग रहा है। 10 रखते हैं, 10 के लिए -5 आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो ओवरऑल कोड हमारा सही चल रहा है, राइट। और इसमें भी अगेन अगर तुम देखोगे तो स्टेप ऑफ रिकर्जन सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 देखूं, राइट, 5 के लिए अगर मैं ड्राई रन करना शुरू करूं, राइट, तो देखो एफ ऑफ 5 कॉल किया, क्या 5 0 के बराबर है, नहीं है। तो अब यहां पे पहले मुझे फंक्शन कॉल करके लाना होगा, n की वैल्यू 5 है, 5 -1 मतलब 4 के लिए कॉल कर देंगे। तो देखो ये वाली कॉल 4 के लिए हो गई है, 4 0 के बराबर नहीं है तो 4 -1 3 के लिए कॉल कर देंगे, फिर 3 -1 2 के लिए कॉल कर देंगे, 2 -1 1 के लिए कॉल कर देंगे, एंड देन 1 -1 0 के लिए कॉल कर देंगे। 0 बेस केस हिट हो गए और तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ये सारी स्टैक फ्रेम पाइल अप होते जा रही है, तो ये रिटर्न 0 कर जाएगा। जैसे इसने रिटर्न किया आप एफ ऑफ 1 वाली कॉल पे वापस आ गए और उसमें एफ ऑफ n-1 ने तो 0 रिटर्न कर दिया। क्या 1 इवन है, जी नहीं, तो तुम नॉर्मली 1 का कंट्रीब्यूशन एज 1 लोगे।
और यहाँ पे हमने 1 रिटर्न कर दिया। अब तुम f(2) में आए हो, ऊपर से तुम्हें वैल्यू 1 मिली है, राइट? तो क्या 2 इवन है? जी हाँ, 2 इवन है, तो आप -2 कंट्रीब्यूट करोगे, राइट? यू कैन सी दिस। नाउ 3 पे आ गए, तो आपको f(2) तक का आंसर मिल गया, मतलब पहले दो नेचुरल नंबर्स के लिए ऑल्टरनेट साइन का सम मिल गया। क्या 3 इवन है? जी नहीं, तो आप नॉर्मल 3 को ऐड करोगे +3 से। देन सेम चीज 4 पे, देन सेम चीज 5 पे, एंड दिस द आउटपुट, राइट? तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। सो ये सिंपल फंडा है, राइट? रिकर्जन का देखो सिंपल फंडा है कि कभी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए कोई एक जनरल टर्म के लिए मान लो कि ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है। अगर वो किसी जनरल टर्म के लिए ऑलरेडी सॉल्व है, तो एक और टर्म के लिए आप प्रूव करने की कोशिश करो कि अगर मुझे एक्स्ट्रा क्या एफर्ट करना होगा जिससे ये फंक्शन कॉल एक और वैल्यू के लिए चल जाए, एंड दैट विल बी इट, दैट विल बी इट। सो आई होप कि ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स विद ऑल्टरनेट साइन, आसान क्वेश्चन था बट समझ में आया होगा, राइट? आई वुड से कि आप लोग सब एक बार इसका अपने हाथों से ड्राई रन करने की कोशिश करो, कॉल स्टैक बनाओ, कुछ इनपुट दो, कॉल स्टैक में कुछ ऐड करो, फिर कुछ ऐड करो, फिर उसको रिमूव करने की कोशिश करो, टेक अ पेंसिल एंड एन इरेजर, और फिर ये वाली एक्टिविटी करने की कोशिश करो। इसमें रिकर्जन में ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस में तो जब भी हम लोग रिकर्जन कर रहे होंगे तो हम लोग इंट्यूशन के बेसिस पे करेंगे कि क्या अजम्पशन लेनी, क्या सेल्फ वर्क करना है। तो इसलिए अभी की स्टेज में तुम जितना ज्यादा ड्राई रन खुद से कर सकते हो जरूर ट्राई करो। सो फाइनली गाइज, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग रिकर्जन की इस प्रॉब्लम में। मतलब तीनों प्रॉब्लम जो भी हम लोगों ने सॉल्व करी उसमें क्या एजेंडा था, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे ड्राई रन कर रहे हैं, तो थोड़ा समझ में आया होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ज्यादा ज्यादा रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, उतना ज्यादा हम लोग मचाने लगेंगे, उतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ न्यू क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करने लगेंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन रिकर्जन के लिए प्रैक्टिस करना है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग एक बारी पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट को एक बारी चेकआउट कर लो। वहां पे आपको जाके असाइनमेंट मिल जाएंगे, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो काफी हेल्पफुल रहेगा एक आई वुड से प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप की जर्नी बिल्डअप करने के लिए, राइट? आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, एनालाइज करेंगे इन प्रॉब्लम्स को कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दैट बीइंग सेड, आज के इस लेक्चर को जरूर यहाँ पे हम लोग रैप अप करना चाहेंगे। कुछ भी आप लोगों के डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट बताओ। मैं ट्राई करूंगा कि उन सारे डाउट्स पे रिप्लाई करने की कोशिश करूं। देखो, अगर आप सही से चीजें पढ़ रहे हो और आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो डाउट आना तो लाजमी है। सो ट्राई करो कि डाउट्स को तुम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, विल ट्राई टू हेल्प। दैट बीइंग सेड, आज के लेक्चर को यहीं पे रैप अप करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू।